आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समास आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में समास इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे वह परीक्षा किसी विद्यालय का प्रवेश परीक्षा हो या छोटा या बड़ा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में यह 3 या 4 नंबरों का यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब हम समास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समास होता क्या है या फिर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब आप समझते ही होंगे कि छोटा। जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा वाक्य है, उस बड़े से वाक्य को एक छोटे से वाक्य में कहना हो, यही हमारा समास है। चलिए अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार, यानी कि समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। अब हम क्रम से 6 समास को हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे उदाहरण सहित। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देखिए, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो और दूसरा शब्द जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास को पहचानने के लिए 2 महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम यह है इसका कि यह समास उपसर्ग युक्त होता है। उपसर्ग युक्त होता है। अभी जब हम आपको उदाहरण बताएंगे उसमें यह क्लियर हो जाएगा। जैसे भर पेट है। भर पेट है। इस भर पेट का जब हम विग्रह करेंगे तो यह भर जो है अलग हो जाएगा और पेट जो है अलग हो जाएगा। इसके अलावा एक है आजन्म। जैसा कि हमने बताया, इस समास का जो पहला शब्द होता है वह उपसर्ग युक्त होता है। इस आजन्म को जब हम विग्रह करेंगे तो यह आ जो है अलग हो गया और जन्म जो है अलग हो गया, तो यही हमारा जो है उपसर्ग हो जाता है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे नियम पे। इस अव्ययी भाव समास का जो पहला शब्द स्टार्ट होता है उसमें यथा, प्रति, प्र, आ, जन्म, इन शब्दों से यह इसका पहला शब्द जो है शुरुआत होता है। जैसे यथाशक्ति। जैसे हो गया यथाशक्ति। तो जैसे कि हमने दूसरा जो नियम हम आपको बताए हैं, इस समास का जो पहला शब्द होता है वह यथा या प्रति, प्र, आ, जन, इन शब्दों से स्टार्ट होता है। तो यह नियम जो अगर हमें याद रहेगा तो हम तुरंत जो है इस समास को हम पहचान जाएंगे कि यह हमारा समास अव्ययी भाव समास है। और दूसरा इसका उदाहरण हो गया प्रतिदिन। देखिए, इस नियम के हिसाब से अगर प्रतिदिन अगर लिखा हुआ है, अगर पूछता है कि कौन सा समास हुआ, तो आप तुरंत जो है इसको पकड़ सकते हैं कि यह हमारा अव्ययी भाव समास हुआ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा समास तत्पुरुष समास। देखिए, इस समास का जो दूसरा पद होता है वह महत्वपूर्ण होता है और इस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन
जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह जो है वह प्रकट हो जाते हैं और उन कारक चिन्हों के को लगाकर हम ही जो है हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे रसोई घर, देखिए हम लिखे तो हैं रसोई घर, लेकिन इसके बीच में वो हमारा कारक चिन्ह जो है लगा हुआ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे यह हो जाएगा रसोई का घर। रसोई का घर, यानी यह जो है कारक चिन्ह इसमें आ गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण है रोग पीड़ित, यानी कि रोग पीड़ित तो हमने लिख दिया, लेकिन जब हम आप इसका विग्रह करेंगे तो वह होगा रोग से पीड़ित, यानी कि वह से जो शब्द है वही हमारा कारक है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा समास। कर्मधारय समास। देखिए इस समास का जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है। जैसे नीलकमल, नीलकमल, जैसा कि हमने अभी परिभाषा बताया है कर्मधारय समास का, कि इसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है, यानी कि यह कमल है। तो कमल है तो कमल कैसा है हमारा? कमल है हमारा नीला। तो यही हमारा जो है यह विशेषण हो गया और यह विशेष हो गया। तो यही मेरा कर्मधारय समास है, यानी कि जो पहला पद जो है वह दूसरे पद की विशेषता को बताता है, यानी कि कमल है तो कमल कैसा है? तो कमल जो है हमारा नीला है। दूसरा उदाहरण है इसका मृग नयन। जैसा कि आप जानते हैं नयन मिस होता है आंख। आंख है तो वह आंख मेरी कैसी है? काली है, नीली है, भूरी है, कैसी है? तो वह आंख हमारी, यानी मेरी आंख की विशेषता को वह बता रहा है कि मृग के समान। अतः यह कर्मधारय समास हुआ। अब हम पढ़ेंगे चौथा समास, द्वंद्व समास। देखिए इस समास का जो दोनों पद होता है वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे माता पिता, जैसा कि हमने अभी आपको परिभाषा बताया कि द्वंद्व समास का, कि इस समास का दोनों पद महत्वपूर्ण होता है या जोड़ा में होता है। तो देखिए माता पिता ये दोनों शब्द क्या हैं? ये जोड़ा में हैं, ये बराबर हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो एक छोटा हो या एक बड़ा हो, दोनों पद जो है बराबर हैं। और जब हम इस समास का विग्रह करेंगे तो अथवा या करके जो है इसका मतलब विग्रह करेंगे और बीच में यह शब्द जो है जो ये योजक चिन्ह का मतलब प्रयोग करता है। जैसे अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा माता और पिता। इसके बाद है हमारा पांचवा समास द्विगु समास। द्विगु समास इस समास का जो है पहला शब्द जो होता है वह संख्यावाचक होता है, यानी द्विग मिस होता है दो, द्विग मिस होता है दो, यानी कि यह समास जो है संख्यावाचक को बताता है। जैसे
त्रिफल, त्रिफल हमने लिखा है यहाँ पे त्रिफल, यानी कि जब हम इसका विग्रह करेंगे यह हो जाएगा 3 फलों का समाहार। तो यहाँ पे 3 शब्द आ गए, अतः यह क्या हुआ, यह मेरे संख्याओं का बोध करा रहा है, अतः यह मेरा द्विगु समास हुआ। इसके बाद हुआ नवरत्न, 9 मिस होता है 9, यानी कि 9 रत्नों का समाहार, यानी कि यहाँ पर 9 रत्नों का समाहार होगा। अब यह 9 जो है संख्या का बोध करा रहा है, अतः यह मेरा द्विगु समास हुआ। अब हम पढ़ेंगे सबसे आखिरी समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, देखिए इस समास का कोई भी शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता है और दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हमने लिख दिया दशानन, देखिए अब जब हम इसका विग्रह करेंगे यह किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मिस होता है सिर, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं ना कि 10 सिर किसका था, रावण का। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा 10 है आनंद जिसके, अर्थात एक तीसरे अर्थ की ओर प्रकट कर रहा है कि रावण। दूसरा उदाहरण है चक्रधर, जब हम इसका विग्रह करेंगे यह होगा चक्र को धारण करने वाला। तीसरा अर्थ प्रकट होता है कि आखिरी में चक्र को धारण कौन करता है, तो चक्र को धारण भगवान श्री कृष्ण करते हैं, यह मेरे तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, अतः यह बहुब्रीहि समास हुआ। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात पीला वस्त्र कौन धारण करता है, तो तीसरे अर्थ की ओर प्रकट हो रहा है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। इस प्रकार जो है हम आपको समास पढ़ा दिए हैं। जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप हमसे पुनः पूछ लीजिए।